हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम प्रस्तावना से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आज मिला करके पूरे हो चुके हैं। तो चलिए आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? कौन कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? चलिए इसका आंसर है, प्रस्तावना किसी भी संविधान के दर्शन को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की अभिव्यक्ति है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। ठाकुर दास भार्गव के शब्दों में प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के पहले क्या होता है, उसका सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो उसका समाप्त होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव के लक्ष्यों की झलक देखने को मिलती है। मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पंडित नेहरू द्वारा जो स्वीकृत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव के जो लक्ष्य है उसकी झलक ही हमारे प्रस्तावना में देखने को मिलती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन कर 3 नए शब्द जोड़े गए। वो शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया। इनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा तीन नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। अब इनसे रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग अब उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है समाजवाद का क्या अर्थ है? देश के भौतिक एवं सार्वजनिक संसाधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण। समाजवाद क्या है कि देश के जो भी सार्वजनिक संसाधन होंगे या भौतिक संसाधन होंगे उनका वर्गीकरण इस प्रकार होगा कि जो सबसे निम्नतम पायदान पे भी जो हमारी जो समाज के जो वर्ग के जो लोग वहाँ पे हैं उनके तहत भी उनके पास भी वो संसाधन जो है वो पहुँच सके। प्रस्तावना में समाजवाद को शामिल करने का अभिप्राय समानता आधारित समाज का निर्माण करना है तथा उन्नति का लाभ समाज के निम्न वर्ग तक पहुंचाना है। अब इसको हम समाजवाद को किन अनुच्छेदों के माध्यम से हमारे संविधान में शामिल किया गया है उस अनुच्छेद को हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक। अनुच्छेद 39 है, राज्य स्त्री व पुरुष सभी नागरिकों के लिए समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध करवाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 39 कहता है, समाज के पिछड़े व निम्न वर्गों को सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। जो भी समाज के पिछड़े व निम्न वर्ग के लोग होंगे, अगर वे किसी मुकदमे में फंसते हैं या फिर जो भी उनके ऊपर कोई केस मुकदमा जो भी उनके ऊपर वो होता है तो उसके लिए उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 41 कहता है, काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य का कर्तव्य है कि वह काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार सारे नागरिकों को उपलब्ध करवाएं। अनुच्छेद 43 कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। अनुच्छेद 47 कहता है, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों के पोषाहार व जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करे। देखेंगे कि आजकल बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे नियम का जो योजनाएं जो चलाई जा रही हैं वो सब क्या है, उनका उद्देश्य क्या है कि जो ये पोषाहार स्तर, मतलब जो भी पोषाहार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई जीवन और उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए जो भी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष को। धर्मनिरपेक्ष का सामान्य अर्थ होता है राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान महत्व दिया जाना। भारतीय समाज में विभिन्न धार्मिक समूहों की उपस्थिति एवं उनके मध्य समरसता को बनाए रखने के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान में ऐसे निम्नलिखित प्रावधान है जिससे राज्य के पंथनिरपेक्ष स्वरूप को
अस्पष्ट होता है, जिससे मतलब भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो उसको उसका एक निरपेक्ष स्वरूप क्या करता है, स्पष्ट करता है। अब चलिए हम उस अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का निषेध, यानी कि धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता। जिसको जो भी धर्म में जिस धर्म में जिसकी जो रुचि है, उस धर्म को वह स्वतः अपना सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 44 कहता है अनुच्छेद 44 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यहाँ पे ये अनुच्छेद 44 नहीं होगा, ये गलती से हो गया है, यहाँ पे अनुच्छेद 29 होगा। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 325 में है धर्म। अनुच्छेद 325 कहता है धर्म, जाति, मूल, वंश आदि के आधार पर जो है वो किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में नाम के लिए अपात्र नहीं होना। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य की। लोकतांत्रिक गणराज्य मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो कौन कौन से शब्द हैं, तो एक है आपका लोकतंत्र और दूसरा है गणराज्य। यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो लोकतंत्र और गणराज्य से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, गणराज्य का अर्थ है देश के लिए शीर्ष संवैधानिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्वाचन, अर्थात किसी भी योग्य व्यक्ति की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुँच। ये किस अनुच्छेद के माध्यम से ये डिफाइन होता है, तो अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, ठीक है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन जो है वो संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत एवं नगर निकायों को संवैधानिक स्वरूप प्रदान कर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत देने का कार्य किया गया। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, उसके माध्यम से हमने एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीय प्रणाली के आधार को सशक्त किया। तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं, ये लोकतांत्रिक गणराज्य को डिफाइन कर रही हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम निष्कर्ष में लिखेंगे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रस्तावना में शामिल समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द भारतीय संविधान निर्माताओं के इच्छा की अभिव्यक्ति करता है तथा जिसे विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों द्वारा विस्तृत किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सारा समाप्त होता है। क्वेश्चन यही था कि जो प्रस्तावना में जो है भारतीय संविधान में शामिल प्रस्तावना को जो है वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा के क्रियान्वयन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की विवेचना करें। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को जो है वो डिफाइन कर दिया, और आज जो है प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सारे समाप्त हो गए। अब इससे ज़्यादा प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब प्रस्तावना को अगर ये पूछते कि प्रस्तावना एक क्वेश्चन शायद एक या दो और बन ही सकता है कि प्रस्तावना को लेकर के विवाद रहता है कि वो संविधान का भाग है या नहीं, और दूसरा अगर वर्तमान में ये प्रस्तावना कैसे प्रासंगिक है। तो उस क्वेश्चन को भी हम धीरे से डिस्कस करेंगे। कल से नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। थैंक यू।